नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है वृद्धाश्रम और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। आज का कटु सत्य है, एक और जहां संचार माध्यमों ने दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है, पर वहीं हमने खुद को अपनों से ही काट कर अपनी उस छोटी सी दुनिया को बहुत अकेला कर लिया। एक दिन जब सुमन अकेली बैठी थी और अखबार के पन्ने पलट रही थी, तो वृद्धाश्रम की खबर पढ़ते ही उन्होंने मन ही मन कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया। इधर दिन भर उदय जी के दिलो दिमाग में अखबार की वही खबर अटकी हुई थी। वृद्धाश्रम का ऐसा रूप तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या वाकई जिंदगी को जीने का एक ऐसा नजरिया भी हो सकता है? पर उसके बच्चे तो क्या मान जाएंगे इतनी आसानी से? जब उनके मन में भी वृद्धाश्रम के लिए पूरा पूर्वाग्रह था, वही छवि बैठी हुई थी, तो उसको कैसे समझाऊंगा? वैसे भी पूर्वाग्रहों को तोड़ना इतना आसान तो होता नहीं है। हमारे दिलो दिमाग में वो किसी जड़ की तरह फैले होते हैं, जिन्हें हटाना कभी भी आसान नहीं होता। फिर क्या वाकई अखबार में जो पढ़ा वो सच भी होगा? दिन भर वो इसी कसम में उलझे रही। प्राची भी देख रही थी कि आज पापा किसी चिंता में घुले जा रहे हैं, पर अपने मन का वहम समझ झटक दिया। रात का खाना खाने के बाद उदय जी ने प्राची और प्रशांत से कहा, बेटा मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। प्रशांत एक डब्बी में रखी सौंफ अपने मुंह में डालकर पापा के पास अपनी कुर्सी लगाते हुए बोला, हाँ पापा, बोलो ना, क्या बात है? प्राची रसोई में बर्तन समेटने लगी। उदय जी ने प्राची को भी आवाज लगाई, प्राची बेटा जरा थोड़ी देर के लिए यहाँ आना तो। प्राची किचन टॉवल से अपने हाथ पोंछती हुई आई। उदय जी ने उसे भी अपने पास बैठने का इशारा किया। उदय जी चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए अपने पोते के लिए पूछने लगी, युग कहाँ है? प्राची कुर्सी पर बैठते हुए बोली, पापा उस बदमाश का कल स्कूल है, इसलिए जल्दी सुला दिया। जिन उदय जी के लिए उनका पोता उनका खिलौना है, मन बहलाने का जरिया है, पर आज इस बात से संतुष्ट दिखे, क्योंकि जो बात वो अब प्राची और प्रशांत से कहने जा रहे थे, इस वक्त उसकी उपस्थिति ना ही हो तो ही अच्छा है। प्रशांत उदय जी को सोच में डूबा देख बोला, क्या हुआ पापा, बताइए ना, ऐसी क्या बात करनी है आपको? उदय जी ने एक नज़र प्रशांत की ओर देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त उदय जी के मन की बात जानने की उत्सुकता चरम पर थी। फिर बैठक में लगी सरोज जी की तस्वीर की तरफ एकटक देखते हुए बोले, बेटा मैं जानता हूँ तुम लोग तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरा कितना ध्यान रखते हो। मुझे किसी चीज़ की कमी ना हो, हमेशा इसका ख्याल रखते हो। कभी कभी तो मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है कि मैं क्यों सहज नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्यों तुम्हारी माँ के जाने की सच्चाई स्वीकार कर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसा कहते हुए उदय जी की आवाज़ में छिपा कंपन, दर्द, उनकी व्यवस्था प्राची और प्रशांत दोनों महसूस कर रहे थे। कुछ पल को वहां तीनों के बीच मौन पसर गया, जिसे प्राची ने पहचान लिया और उदय जी को पानी का गिलास दे दिया। उदय जी दो घूंट पानी गले के नीचे उतार मानो मन में चल रही उधेड़ बुन को हल्का कर रहे हैं। एक बार फिर से हिम्मत जुटा उन्होंने अपनी बात जारी रखी, पर बेटा पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे सरोज क्या गई, मेरे शरीर का एक हिस्सा ही ले गई अपने साथ। जी तो रहा हूँ, पर किसी बेजान बुत के जैसे। लाख कोशिश करने पर भी किसी भी काम में मन नहीं लगता। प्रशांत ने अपने पापा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इस वक्त शब्द से ज़्यादा वो पापा से सिर्फ मौन संवाद करना चाहता था। एक यही माध्यम था उनकी पीड़ा समझने और साझा करने का। उदय जी अब मुद्दे पर आते हुए बोले, बेटा कल अखबार में एक खबर पढ़ी, बस तब से दिमाग में वही सब चल रहा है। फिर उदय जी ने प्राची और प्रशांत को उस खबर के बारे में विस्तार से बताया और टेबल पर रखे कल के अखबार को उनको दिखाते हुए कहा कि क्या वो भी एक दफ़ा वहां जाकर देखे। क्या पता जिंदगी जीने का नया नजरिया मिल जाए, या उनकी दिशाहीन जिंदगी को एक नई दिशा मिल जाए। प्रशांत जिसे खुद भी याद नहीं, वह बड़ा होने पर कब आखिरी दफ़ा रोया था। उसकी माँ के जाने पर भी पापा की खातिर खुद को पत्थर बना लिया था, पर आज अपने पापा की बातों से आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। इधर प्राची भी पापा की बात सुन व्यथित हो गई थी। वो उदय जी से बोली, पापा आप ये क्या कह रहे हैं?
आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम आपके बिना रह पाएँगे? और आपका पोता? उसको क्या कहेंगे? उदय जी जानते थे कि उनके पास ऐसे सवाल ज़रूर आएँगे, इसलिए उनके जवाब भी पहले से तैयार कर रखे थे। वो अपनी बात समझाते हुए बोले, "बेटा मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ। एक दफ़ा जाकर तो देखें और जब मन होगा आ जाऊँगा, नहीं तो तुम लोग मुझसे मिलने आ जाना। युग को कह देंगे दादाजी को हॉस्टल में भेजा है।" उदय जी की बात अभी खत्म नहीं हुई थी, पर प्रशांत बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। उदय जी उसे आवाज़ लगाते रह गए, पर वो नहीं रुका। उदय जी वहाँ से उठते हुए बोले, "प्राची बेटा, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचना और हो सके तो प्रशांत को समझाना। बहुत भावुक है वो, बिल्कुल अपने बाप की तरह।" रात को उदय जी को अपने बिस्तर पर किसी की आहट का एहसास हुआ। वो उठकर देखने लगा, प्रशांत उसके सिरहाने बैठा था। वो कुछ कहते तभी प्रशांत बोला, "पापा, बहुत अकेले हो गए हैं ना माँ के जाने के बाद? एक खालीपन सा भर गया है आपकी ज़िंदगी में। आपको क्या लगता है, क्या सच में वहाँ जाने का निर्णय ठीक होगा?" प्रशांत का यूं पूछना उदय जी को अचरज में डाल गया। उदय जी अपने सिरहाने रखे चश्मे को अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए बोले, "बेटा जाकर देखता तो हूँ, फिर तू चिंता क्यों करता है? जब मन करेगा आ जाऊंगा, आखिर मेरा घर तो है ही।" दोनों बाप बेटे आज गले लगकर खूब रोए। प्रशांत सरोज जी के होते कभी अपने पापा के इतने करीब नहीं रहा। माँ ही माध्यम थी दोनों बाप बेटों के बीच बातचीत का। पर सरोज जी के जाते ही प्रशांत ने खुद आगे बढ़कर उन दोनों के बीच की जो दूरी थी वो खत्म कर दी। ये वही निकटता तो थी कि वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपने पापा के लिपटा हुआ था, और उदय जी भी बच्चे की तरह उसकी पीठ से हिला रहे थे, मानो उसे समझा रहे हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। इधर कमरे के बाहर खड़ी प्राची आसमान में देखकर भरे गले से बोली, "माँ, क्यों चली गई आप हम सबको अकेला छोड़कर?" इधर सुमन ने अनुराग और साक्षी को वृद्धाश्रम जाने का अपना फैसला सुनाया, तो अनुराग लगभग चिल्लाता हुआ बोला, "माँ, क्या दिखाना चाहती हो आप दुनिया को कि बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया? क्यों मेरा तमाशा बनाना चाहती हो?" साक्षी आवेश में आकर बोली, "दुनिया तो यही कहेगी ना कि बेटे बहू ने माँ को इस उम्र में उनके हाल पर ही छोड़ दिया।" सुमन दृढ़ स्वर में बोली, "मुझे दुनिया से मतलब नहीं। यहाँ अपनों के बीच रहकर भी अकेले रहने से अच्छा है वहाँ परायों के बीच अकेले रहना। शायद वो एहसास दिल को इतना ना दुखाए। मैंने फैसला कर लिया और फ़ोन पर बात कर जरूरी कार्रवाई भी कर ली है। तुमसे इजाज़त नहीं मांग रही, अपना निर्णय सुना रही हूँ।" अनुराग तंज कसते हुए बोला, "जब सब कुछ आपने सोच ही लिया, फिर हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है?" सुमन ने अब आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद अनुराग और साक्षी ने कहा, "जो आपको उचित लगे करिए। वैसे भी हम दोनों कौन है आपके जिंदगी में दखल देने वाले? पर हाँ, इतना समझ लीजिए, आपके निर्णय के जिम्मेवार आप अकेली हैं। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है।" सुमन अपने कमरे में जाते हुए बोली, "बेटा मेरी किस्मत में ने पग पग पर मुझे अकेला किया है। आज एक बार और सही।" अपने कमरे में जा वो अपना सामान समेटने लगी। आंसू, दुख, निराशा कुछ भी तो नहीं था इस समय उनके साथ। सुमन शून्य थी। वाकई इस वक्त नितांत अकेली थी वो। आखिर उदय जी ने अपने बच्चों की सहमति और उनके साथ के भरोसे एक नए और अनजान सफर की तरफ अपने कदम बढ़ा ही दिए, जहां उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि जिस तलाश में आए हैं वह उन्हें मिलेगी भी या नहीं। एक अनजाना सा डर भी था, पर एक धुंधली सी आस भी थी। जीने का एक नया नजरिया, एक नया अनुभव लेना चाहते थे वह। फिर अगर असफल हुए भी तो उनके बच्चे हैं ना उन्हें थामने के लिए। बस यही साथ उन्हें हिम्मत दे रहा था। लड़खड़ाने पर उनके अपने उनके साथ जो हैं। सच, अगर हमारे अपने साथ होते हैं तो हर मुसीबत से लड़ने की ताकत आ जाती है। उदय जी के जाने के बाद प्राची ने प्रशांत से पूछा, "प्रशांत, एक बात पूछूं?" प्रशांत गुमसुम सा बोला, "पूछो, क्या पूछना है?" प्राची प्रशांत की आंखों में झांकती हुई बोली, "पापा की स्थिति मैं समझ सकती हूँ। माँ के जाने के बाद उनका अकेलापन मैंने भी महसूस किया है। कई दफ़ा सिहर भी जाती हूँ उनको यूं देख। पर तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका? क्यों जाने दिया? कहीं हमें हमारे निर्णय पर पछताना ना पड़े।" प्रशांत प्राची की गोद में सिर रखकर लेट गया।
प्राची अपनी उंगलियों से उसके बालों में घुमाने लगी। तभी प्राची को कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने प्रशांत के गालों पर हाथ लगाया तो देखा प्रशांत रो रहा था। प्राची ने प्रशांत से कारण पूछा तो वो बोला, मत रोको प्राची, बहुत बांध रखा था खुद को, पर अब आज नहीं, रो लेने दो मुझे। प्राची ने अपना सिर प्रशांत के सिर पर टिका दिया। प्राची प्रशांत की बेबसी महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद प्रशांत बोला, जाना चाहती हो ना, मैंने पापा को क्यों जाने दिया? प्राची ने हाँ में गर्दन हिलाई। प्रशांत प्राची की गोद से उठते हुए बोला, प्राची, मुझसे पापा की उदासी देखी नहीं जाती है। भले ही हम उनके साथ थे, पर फिर भी वो अपने अकेलेपन में बहुत अकेले थे, और हम चाहकर भी उनका अकेलापन नहीं बांट पा रहे थे। उनको यूं हताश देख मुझे रह रहकर माँ की आखिरी बात कचोटती थी कि वो जिंदगी बस काटे नहीं, खुलकर जिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं। फिर जब पापा ने वृद्धाश्रम जाने को कहा तो लगा क्या पता भगवान ने ये एक जरिया दिया हो पापा की जिंदगी को नई दिशा देने का। और अगर नहीं भी मिली तो फिर हम तो है ही ना पापा के साथ। इसलिए ध्यान रहे, पापा इस घर से भले ही दूर हों, पर हमारे दिलों से नहीं। इधर आश्रम में उदय जी को उनके हम उम्र लोग मिले। सबके अपने दुख, अपने कारण। कोई वहां बच्चों का सताया हुआ था तो कोई अकेला हताश अपनी दिशाहीन जिंदगी से निराश था। एक दफा तो वो घबरा गए, कहीं यहाँ आ उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। फिर उनकी मुलाकात हुई कुछ ऐसे सदस्यों से जो अपनी मर्जी से यहाँ आए थे। ना वो बच्चों के सताए थे, ना कोई मजबूरी। मकसद तो बस इतना कि जिंदगी को इस उम्र में भी अपने हिसाब से जिंदा दिली से जीना चाहते थे। उम्र भले ही 55 सही, पर दिल बचपन की तरह रखना चाहते थे। उनकी सोच थी कि बच्चों को उनकी जिंदगी जीने दो और हम अपनी जिंदगी बिंदास जिएं। महज उम्र एक नंबर था उनके लिए। वह हंसते गुनगुनाते हर वक्त काम करते जो दुनिया की नज़र में इस उम्र के लोगों के लिए वर्जित होता है। सिर्फ पूजा पाठ भजन में ही अपना दिन नहीं बिताते। खेलते, गपशप करते, पिक्चर देखते, योगा, व्यायाम, इन सब में दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। भले किसी के घुटनों में दर्द हो, कोई नींद की समस्या से जूझ रहा हो, या फिर किसी को थोड़ी भूलने की बीमारी हो, अपनी उम्र पर हावी होती तमाम बीमारियों को यहाँ आकर जैसे भूल से गए। बीमारी वैसी ही है, पर उसको बैठकर कोसते नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ इससे पार पाने के तरीके खोजते। दिन कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। वरना इस उम्र के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि समय काटे ही नहीं कटता। इन सब से मिल उदय जी को कुछ सकारात्मकता आई। उदय जी भी धीरे धीरे उन लोगों से घुलने लगे। हालांकि सरोज जी की कमी वह आज भी उसी शिद्दत से महसूस करते थे, पर यहाँ उनके जैसे लोग भी मिले जो उदय जी की तरह अपने जीवन साथी की कमी महसूस करते थे। ये लोग एक दूसरे के साथ अपना गम साझा कर लेते, जिससे कमी कम तो नहीं होती पर दिल जरूर हल्का हो जाता। वैसे भी जब साझे से किस्से हों, सांझे से दुख हों, सांझे से ही फसाने हों, कुछ साझा करने को हो, तो दिल में एक तसल्ली जरूर होती है। वृद्धाश्रम के ऐसे रूप को देख उदय जी अभिभूत थे। यहाँ हर किसी के ग्रुप बने हुए थे, सब अपने हिसाब से दिन व्यतीत करते थे। उदय जी को यहाँ आकर थोड़ा अच्छा लगने लगा, और कुछ हुआ ना हुआ हो, पर जो एक अनजाना सा डर था वह उसके मन से धीरे धीरे हट गया। प्राची और प्रशांत दिन में 10 दफा उनको फोन कर उनका हालचाल पूछते, कहीं किसी चीज की कमी या जरूरत तो नहीं। युग के साथ 2 चक्कर भी लगा गए थे, अपनी आंखों से जी भरकर तसल्ली कर लेना चाहते थे। उनके दोस्त भी कहते, बड़ा किस्मत वाला है जो तेरे बच्चे तुझे इतना याद करते हैं, इतनी परवाह करते हैं। ऐसा कहते हुए उदय जी उन सब का दर्द महसूस करते थे। भले ही वो सब अपनी मर्जी से यहाँ आए थे, पर उनके बच्चों ने भी अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उदय जी मन ही मन भगवान को और सरोज जी को धन्यवाद कहते जो उन्हें इतने अच्छे बच्चे मिले। आश्रम में उदय जी की नज़र एक औरत पर रह रह कर जाती। जब से आए थे उन्होंने उन्हें हमेशा गुमसुम और खोई खोई सी देखा। न किसी से ज़्यादा घुलती मिलती, बस अपने काम से काम रखती। उन्होंने अपने एक साथी से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, इसका नाम सुमन है। इन्हें भी ज़्यादा दिन नहीं हुए यहाँ आए, पर बहुत ही खड़ूस है। कोई भी बोलने जाए तो खाने को दौड़ती है।
किसी से घुलना मिलना ही नहीं चाहती। एक खोल बना लिया है अपने चारों ओर, जिसके पास किसी को फटकने ही नहीं देती। लगता है इसीलिए इनके घर वालों ने इन्हें यहाँ भेज दिया। जब वो ही नहीं झेल पाए तो हम पर हुक्म चलाती है। हम यहाँ जिंदगी खुलकर जीने आए हैं, तुमसे डांट खाने को नहीं। शुरू में तो सबने कोशिश की बात करने की, पर अब कोई नहीं जाता उनके पास। उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। उदय जी ने कुछ कहा तो नहीं, पर उन आंखों का खालीपन उन्हें बहुत खल रहा था। इतना खाली और सुनापन, जैसे बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। कोई भी देख सिहर सा जाए उस अकेलेपन को। उदय जी बहुत कोशिश करते वहां से ध्यान हटाने की, पर जाने क्यों उनका ध्यान सुमन जी पर जा अटक ही जाता। अकेलेपन वो भी झेल रहे थे, पर सुमन जी का अकेलापन भयावह था, बहुत डरावने वाला। उन्हें खटक रहा था उनका अकेलापन, मानो सदियों से बाट जोह रहा हो कोई इस अकेलेपन का साथी बन जाए। तभी प्रशांत का कॉल आ गया। हाँ बेटा, ध्यान रखूंगा और तुझे खबर भी देता रहूंगा। कोई बहुत दूर नहीं जा रहा, यहाँ से बस कुछ किलोमीटर दूर ही आगे ही है। मेरा तो मन भी नहीं था, पर सब लोग पीछे पड़ गए। चल अब तू भी सो जा, मेरी चिंता मत कर। यहाँ सब है एक दूसरे को संभालने को। प्रशांत से बात कर उदय जी ने फोन रख दिया। बिस्तर पर लेट तो गए, पर नींद आज भी उन्हें नहीं आ रही थी। रोज की तरह अपने सिरहाने रखी सरोज जी की तस्वीर से बातें करने लगी। बहुत चिंता करता है तुम्हारा बेटा। अरे, कल पिकनिक पर जा रहा हूँ, तो ऐसे हिदायतें दे रहा है जैसे जब वो छोटा था और स्कूल से पिकनिक पर जाता था तब हम देते थे। देगा भी क्यों नहीं। कहते हैं ना, बुढ़ापा बचपन का ही रूप होता है। भावुक होते हुए वो सरोज जी की तस्वीर से बोले, सच, अगर बुढ़ापे में बच्चे ऐसे ही माँ बाप को संभाल ले तो बुढ़ापा काटना आसान हो जाता है। रात गहराती जा रही थी, पर आज फिर उदय जी को अपनी सरोज की बहुत याद आ रही थी। आंखें बंद कर सोने की कोशिश करते तो सामने सरोज जी की ही सूरत नजर आती। मुस्कुराते हुए खुद से ही बोले, बहुत सताती हो मुझे। इतना ही सताना था तो गई क्यों मुझे छोड़कर। उन्होंने आसपास नजरें दौड़ाई। सब लोग सो चुके थे। जब उनसे रहा नहीं गया तो वो उठकर बाहर चहलकदमी करने लगे। होठों पर वही अपना पसंदीदा गाना गुनगुना रहे थे, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। वो गुनगुनाते हुए कदम बढ़ा ही रहे थे कि उनको एक साया दिखा। गौर से देखा तो चांदनी रात की रोशनी में वो सुमन ही थी, जो किसी से फोन पर बात कर रही थी। अनुराग, कभी तो माँ से फोन पर हाल चाल पूछ लिया कर बेटा। जिंदा हूं अभी, मरी नहीं। फोन स्पीकर पर था। दूसरी तरफ से आवाज आई, माँ अभी 4 दिन पहले ही तो बात हुई थी। रोज रोज क्या बात करूं। चलो अब रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही है। कह उधर से फोन कट गया। रात के उस सन्नाटे में सुमन की सिसकी की आवाज उदय जी के कानों तक आई, पर उदय जी के कदमों की आहट से सुमन ने पलट कर देखा। सामने उदय जी को देख वो ऐसे सकपका गई मानो चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। उदय जी ने नमस्ते करना चाहा, पर वो तेज कदमों से अंदर चली गई। उदय जी भी अंदर आ गए, क्योंकि अंधेरा घना हो गया था और चौकीदार ने भी उनसे अंदर जाने को कहा था। वो बिस्तर पर लेट तो गए, पर अब भी सुमन और उसके बेटे की बात उन्हें परेशान कर रही थी। कहीं उनकी उदासी की यही वजह तो नहीं। इसी उधेड़बुन में आखिर उनकी आंख लग गई। आज आश्रम में सुबह से ही अलग माहौल था। सबका उत्साह और उमंग देखते ही बन रहा था। सबने पिकनिक के हिसाब से कपड़े पहन रखे थे। पुरुष शॉर्ट्स, जींस टी शर्ट, सिर पर टोपी और आंखों पर चश्मे में थे। वहीं महिलाएं सलवार सूट तो किसी ने जीन्स, सिर पर हैट लगा रखी थी। उन सबके उत्साह को देख कौन उन्हें बूढ़ा कह सकता था। किसी बच्चे के जैसा जोश और उमंग नजर आ रहा था सब में। जो उम्र घुटनों के दर्द में ही निकल जाती है, पर सबके साथ की वजह से सभी एक दूसरे से कदम ताल मिला रहे थे। कुछ एक तो तेज कदमों से आगे चल रहे थे ताकि बस में मनपसंद सीट पर कब्जा कर सके। सभी पिकनिक पर जाने को बहुत उत्साहित थे। आश्रम से ही थोड़ा आगे कोई नामी महाराज आए हुए थे। कुछ देर उनके प्रवचन सुन, उनके बाद वहीं आसपास घूमना, खाना पीना। आश्रम के लगभग सभी सदस्य जा रहे थे। उदय जी ने देखा सुमन जी के अलावा कुछ लोग जो शारीरिक रूप से ज्यादा ही असमर्थ थे, बस वही नहीं जा रहे थे। तभी उदय जी के एक साथी वीरेन जी ने सुमन जी की तरफ इशारा करते हुए बोला, देख रहे हो उदय जी, मैडम जी को आज भी नहीं जाना।
रहो अपनी अकड़ में, हमें क्या। मजे की बात, एक बार उन्होंने मना किया तो किसी ने दोबारा उनसे पूछा भी नहीं। अच्छा है अपने गुस्से में कहीं हमारा पिकनिक का मजा ना खराब कर दे। तभी बस का हॉर्न सुन सब उधर बढ़ लिए। उदय जी ने वीरेंद्र जी से कहा, तुम चलो, मैं अभी आया। वीरेंद्र जी अपना बैग आश्रम के केयर टेकर को देकर उदय जी से बोले, जल्दी आना। और हाँ, बेटे को तसल्ली दे दी ना, वरना बार बार फोन करेगा। उदय जी हंसते हुए बोले, हाँ भाई दे दी। उदय जी ने देखा सुमन जी दरवाजे पर अकेली खड़ी थी। वो उनके पास गए और बोले, नमस्ते, मेरा नाम उदय है। सुमन ने एक नज़र उनको देखा, फिर उनको अनदेखा कर हाथ में रखे अपनी किताब के पन्ने बेवजह पलटने लगी। उनके चेहरे को देख लग रहा था जैसे रात की बात से वो अब भी परेशान थी। कहीं उदय जी उस बारे में ही तो पूछने नहीं आए ना? उन्होंने उनकी बातें तो नहीं सुन ली होगी ना? उदय जी थोड़ा झिझकते हुए बोले, आप भी चलिए ना, सबके साथ रहेंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। सुमन जी रूखे स्वर में उदय जी से बोली, आप अपने काम से काम रखिए ना। आपको क्या, मुझे किससे अच्छा लगेगा और किससे नहीं, मुझ पर एहसान जताने की या मेरा हितैषी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत है। मैं मेरे हाल में खुश हूँ, मुझे किसी की सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं। सुमन जी अपनी रो में ही बोलती चली गई। इतना कुछ कह गई जिसकी शायद ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा कहे वो उदय जी को आगे बोलने का मौका ही नहीं देना चाहती थी, या फिर मन में जो कुछ भड़ास भरी थी वो सब उदय जी पर उड़ेल दी, या फिर डर था कहीं उदय जी रात की बात को नहीं छेड़ देंगे। उदय जी कुछ और कहते उससे पहले ही उन्हें उनके साथी आवाज़ लगाने लगे। बस भी लगातार हॉर्न दी जा रही थी। वो आगे कुछ सुमन जी से कह ही नहीं पाए और बस की तरफ बढ़ गए, पर उन्होंने देखा सुमन जी के शब्द कुछ और थे और उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। मानो यह सब बस वो ज़बरदस्ती बोल रही थी, उनका व्यक्तित्व ऐसा नहीं लग रहा था। उनकी डबडबा आई आंखें उनकी जबान की चुगली कर रही थी। उदय जी को उन आंखों का अकेलापन महसूस हो रहा था, खल रहा था। उन्होंने पलट कर देखा, सुमन जी उनको ही देख रही थी, मानो अपने व्यवहार पर माफ़ी और शुक्रिया दोनों कह रही हो। सच, हम लाख हमारे मन की बात सबसे छिपाएं, ये आंखें बड़ी चुगलखोर होती हैं, सारे राज उगल देती हैं, बस पढ़ने वाला होना चाहिए। बस में सब लोग गाना गाते मस्ती करते हुए जा रहे थे। उदय जी उनका साथ दे तो रहे थे, पर उनका ध्यान कहीं और अटका था। उस दिन उदय जी सबके साथ थे, पर सुमन जी की वो आंखें, उनकी रिक्तता उन्हें सारा दिन बेचैन करती रही। दिन भर की मौज मस्ती और धूम धड़ाके के बाद सभी लोग रात 8 बजे तक आश्रम में लौट आए। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।